आखिर क्या हुआ निधि के साथ? लेखक आशा शर्मा। निधि भागते भागते थक चुकी थी। उसकी सांसें बार बार उखड़ रही थी। कपड़े झाड़ियों में उलझकर कई जगह से फट गए थे। शुक्र है उसने पैरों में स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, वरना पाँव तो कभी भी बेवफाई कर सकते थे। मगर शरीर तो आखिर शरीर ही है। उसकी सहन करने की एक सीमा होती है। अब तो हिम्मत भी आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, मगर नहीं, अभी कुछ देर और साथ दो मेरा। अपनी इच्छा शक्ति से रिक्वेस्ट करती हुई निधि ने अपनी अंदरूनी ताकत को जिंदगी का लालच दिया और एक बार फिर से अपना हौसला बढ़ाकर तेजी से भागने लगी, उसी दिशा में आगे की ओर। मगर इस बार हिम्मत उसकी बातों में नहीं आई और उसने आखिर दम तोड़ ही दिया। निधि ने एक पल ठहरकर भयभीत हिरणी की तरह इधर उधर देखा और पूरी तसल्ली करने के बाद एक पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर उखड़ी हुई सांसों को संयत करने लगी। शायद सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। मुझे सूरज निकलने से पहले ही कोई सुरक्षित ठिकाना तलाशना होगा, वरना पता नहीं मैं फिर किसी सूरज का उगना देख भी सकूंगी या नहीं। मन ही मन यह सोचते हुए उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की तो उसे दूर एक रोशनी गुजरती हुई सी दिखाई दी। शायद कोई सड़क है। मुझे किसी भी तरह वहाँ तक तो पहुँचना ही होगा, तभी किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद जागेगी। सोचती हुई निधि ने फिर अपना सफ़र शुरू किया। निधि का अनुमान सही निकला। यह सड़क ही थी। हरियाणा और राजस्थान को आपस में जोड़ता एक स्टेट हाईवे। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा टोल नाका भी बना हुआ था। निधि किसी तरह अपने आप को ठेलती हुई वहां तक लेकर गई, मगर कुछ बोल पाती इससे पहले ही गिरकर अचेत हो गई। टोल कर्मचारियों ने उसे देखा तो वे घबरा गए। उसकी हालत देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित करना ही उचित समझा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस सहित पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और महिला पुलिस की निगरानी में निधि को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों के थोड़े से प्रयास के बाद ही निधि को होश आ गया। खुद को पुलिस की निगरानी में पाकर निधि के मन में दबे हुए गुब्बार को शब्द मिले और वह महिला कांस्टेबल से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर सरोज ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे भरोसे का एहसास दिलाया और कहा, देखो, तुम हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हें घबराने या किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेखौफ होकर अपने साथ हुए हादसे के बारे में हमें बताओ। हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। निधि कुछ भी नहीं बोली, बस टकटकी लगाए छत की तरफ देखती रही। किस पर लगाए इल्ज़ाम? किसे ठहराए दोषी? किसे सज़ा दिलवाए? किसे भिजवाए सलाखों के पीछे? जो भी उसकी इस हालत के ज़िम्मेदार हैं, वो उसके अपने, उसके सगे ही तो थे। वे जिनके साथ उसका खून का रिश्ता है। हाँ, यह है उसके पापा, जो उसकी एक
जिद पर सारी दुनिया उस पर निछावर कर देते थे। ये है उसकी माँ जो उसकी जरा सी तकलीफ पर पूरी रात आंखों में बिता दिया करती थी। उसका भाई राज जो उसके लिए शहर भर से बैर मोल ले लेता था, और तो और उसकी छुटकी सी बहन शालू भी, जो सदा उसके आगे पीछे दीदी दीदी कहती घूमा करती थी। निधि के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया, बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने इंस्पेक्टर सरोज से कहा, अभी पेशेंट काफ़ी सदमे में है, इसे नॉर्मल होने दीजिए, फिर आप लोग अपनी पूछताछ कीजिएगा। इंस्पेक्टर सरोज निधि को डॉक्टर की निगरानी में छोड़कर अपनी टीम के साथ लौट गई। हाँ, एक महिला कांस्टेबल को उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। सबके जाने के बाद निधि आंखें बंद कर लेट गई। रात भर भागते रहने के कारण उसे नींद आना स्वाभाविक था, मगर निधि सोना नहीं चाहती थी। वह तो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, अपने घर, अपने विनय के पास, उसकी सुरक्षित बाहों के घेरे में, जहाँ उसे किसी का डर नहीं, किसी की फिक्र नहीं। निधि के दिमाग में पिछले कई दिनों के घटनाक्रम चलचित्र की तरह घूमने लगे। करीब 10 वर्ष पहले जब वह इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी, तभी उसकी मुलाकात विनय से हुई थी। मजबूत और स्वस्थ शरीर, बनावट वाला विनय अपने नाम के अनुरूप मन से बहुत ही विनय था। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि बाहर से एकदम शांत और सीधा सा दिखने वाला विनय अपने भीतर कवि हृदय भी रखता है। सबके साथ निधि को भी यह बात उस साल कंपनी की न्यू ईयर पार्टी में ही पता चली थी, जब उसने वहाँ एक प्रेम गीत गाया था। उसकी प्रेम कविताओं की धारा में बहती बहती निधि कब उसके प्रेम पाश में बंध गई, उसे भान ही नहीं हुआ। अब तो निधि जब देखो तब किसी न किसी बहाने से उसके आसपास ही बने रहने की कोशिश में लगी रहती थी। उसने यह बात छुटकी शालू से शेयर की थी। शालू ने ही तो उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने का हौसला दिया था। उसने कहा था, कोई सामान्य पुरुष होता तो तुम्हारी नज़दीकियों का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता, मगर विनय तुमसे एक सामान्यजनक दूरी बनाए रखता है, और उसकी यही खूबी उसे सारे पुरुष जमात से अलग करती है। छुटकी की बात में दम है, सोचकर निधि विनय के और भी करीब होने लगी थी। निधि ने जब कंपनी के रिकॉर्ड में विनय का प्रोफाइल देखा तो उसे सुखद महसूस हुआ कि वह न केवल उसकी जाति से संबंध रखता है, बल्कि वे दोनों तो एक ही प्रदेश से भी हैं। अगर घर वालों को मनाने में थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हमारी शादी हो सकती है। सोचकर निधि खुद ही शर्मा गई। वह अपनी सोच को बहुत आगे तक ले जा चुकी थी। जिस शालू ने घर वालों के विरोध के बावजूद विनय से शादी करने में उसका पूरा साथ दिया, वही बहन आज उसे विनय के कारण जान से मारने की साजिश में शामिल हो गई।
निधि को इस बात पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने आकर पूछा तो निधि ने आंखें खोल दी। जी, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया और उठकर बेड पर बैठ गई। उसे बैठा देखकर कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर सरोज को फ़ोन कर दिया और 15 मिनट में वे भी वहां पहुंच गई। क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? सरोज ने पूछा। निधि ने एक बार फिर चुप्पी साध ली। क्या बताती? वह अपनों की ही साजिश का शिकार हुई है। उसे जन्म देने वाले ही उसे मौत की नींद सुला देना चाहते हैं। जी, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। यहाँ किसी दोस्त से मिलने आई थी, मगर एक हादसे का शिकार हो गई। कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरा बैग और मोबाइल छीन लिया। शायद किसी बुरी नीयत से वे मेरा पीछा कर रहे थे, मगर मैं किसी तरह उनके चुंगल से बचकर यहाँ तक आ गई। निधि ने असली बात छिपा ली। देखिए, आप हमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करें और ना ही डरें। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप चाहें तो उन गुंडों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा सकती हैं। सरोज ने उसे कुरेटा, मगर निधि ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली और अपनी आंखें बंद करके अपने दर्द को दिल के भीतर ही समेटने की कोशिश करने लगी। रात हो चली थी। हॉस्पिटल में भर्ती लगभग सभी मरीज नींद के आगोश में जा चुके थे। हाँ, कभी कभी कोई मरीज दर्द से कर्रा उठता था तो अवश्य ही वार्ड की शांति भंग हो जाती थी। ड्यूटी पर तैनात नर्स और कंपाउंडर भी उबासियां ले रहे थे, मगर निधि की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। वह उस वक्त को कोस रही थी जब उसने शालू की बातों में आकर घर लौटने का मन बनाया था। मौका भी तो कुछ ऐसा ही था। वह चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी थी। उसकी छुटकी की शादी जो तय हो गई थी। शालू ने जब चहकते हुए बताया था कि मम्मी पापा उसे विनय सहित अपनाने को राजी हो गए हैं, तो उसके सिर से भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने की अपराध बोध का भारी बोझ उतर गया था, जिसे वह इतने सालों से ढो रही थी। इधर विनय को भी 2 महीने के लिए ट्रेनिंग पर ऑस्ट्रेलिया जाना था। निधि ने सोचा, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। विनय के बिना यहाँ अकेले मुंबई में रहना किसी सज़ा से कम नहीं था। इसलिए उसने कंपनी से 1 महीने की लंबी छुट्टी ले ली और अपने पैतृक गांव सिरसा आ गई। माँ तो निधि को देखते ही उससे लिपट गई थी। पापा ने भी कलेजे से लगा लिया था। अपनी लाडो को राज शादी के किसी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। शालू ने उसे बाहों में भींचा तो फिर छोड़ा ही नहीं। ना जाने कितने गिले शिकवे थे जिन्हें वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। निधि के आने से शादी वाले घर में एक अलग ही रौनक आ गई थी। रात में छुटकी ने उससे चिपकते हुए पूछा, जीजी एक बार फिर से बता ना, तू
तूने जीजाजी जैसे विश्वामित्र को आखिर कैसे रिझाया? कितनी बार सुनेगी तू? आखिर तेरा मन भरता क्यों नहीं? एक ही किस्से को बार बार सुनकर तू बोर नहीं होती? निधि ने झूठे गुस्से से कहा। अरे अब तक तो फ़ोन पर ही सुनती आई थी, आमने सामने सुनने का मौका तो आज ही हाथ लगा है। सुना ना, आज तो मैं तेरे चेहरे की लाली भी देखूंगी जब तू बोलेगी। शालू ने जिद की तो निधि छुटकी की जिद नहीं टाल सकी और एक बार फिर से कूद पड़ी यादों की झील में डुबकी लगाने। मुंबई की बरसात तो तू जानती ही है, बादलों का कोई भरोसा नहीं, जब जी चाहे बरस पड़ते हैं। हालांकि हम मुंबई वाले इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, मगर उस दिन बात कुछ और ही थी। सुबह से ही बरसात हो रही थी। दोपहर होते होते तो सारे शहर में पानी ही पानी हो गया। मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी करके लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी, मगर जो घर से बाहर थे उन्हें तो घर लौटना ही था। मैं भी अपने ऑफिस में बैठी बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी। लगभग सभी लोग अपने घर जाने की व्यवस्था कर चुके थे, बस मैं और विनय ही बचे थे। बारिश के थोड़ा सा हल्के होने के आसार दिखे तो विनय ने मुझसे कहा, आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपको अपनी बाइक पर घर छोड़ सकता हूँ। मगर बाइक पर तो हम भीग जाएंगे। मैंने कहा, घर ही तो जाना है, किसी पार्टी में तो नहीं। घर पहुंचकर कपड़े बदल लेना। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते हुए कितना प्यारा लगता है ये, पता नहीं मुस्कुराता क्यों नहीं है। मैंने यह मन ही मन सोचा और खुद भी मुस्कुरा दी। अंत में मैंने विनय से लिपट लेना तय कर लिया। जैसा कि मैंने कहा था, घर पहुंचते पहुंचते मैं और विनय पूरी तरह से भीग चुके थे। मैंने विनय को एक कप अदरक वाली चाय पीने का ऑफ़र देते हुए अंदर आने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, मगर अचानक ही उसे तेज छींकें आने लगी, तो मैंने ही हाथ पकड़कर उसे भीतर खींच लिया था। उसे छूने का यह मेरा पहला अनुभव था। मैंने महसूस किया कि विनय भी मेरे छूने से थोड़ा सा नर्वस हो गया था। मैंने कपड़े बदलकर चाय का पानी चढ़ा दिया। तभी मुझे ख्याल आया कि विनय भी तो भीगा हुआ है, मगर मेरे पास उसे देने के लिए जेंट्स कपड़े तो थे ही नहीं। मैंने गैस धीमी करके उसे तौलिया दिया और साथ ही बदलने के लिए अपना नाइट सूट भी। यह देखकर विनय सकपका गया, मगर फिर जोर से हंस पड़ा और कपड़े बदलने चला गया। बाथरूम से बाहर आया तो उसका हुलिया देखकर मेरी भी हंसी छूट गई। विनय मेरे नाइट सूट में बहुत ही फनी लग रहा था। अभी हम दोनों चाय पी ही रहे थे कि बाहर बारिश फिर से बहुत तेज हो चली थी। मैंने झिझकते हुए विनय से घर ना जाने की जिद की। विनय को भी शायद यही ठीक लगा और वह मेरे पास ही रुक गया। मेरी रूम पार्टनर आजकल छुट्टी पर अपने घर गई हुई थी और मेरा टिफ़िन भी बारिश के कारण नहीं आया था। खाने की बात आने पर विनय ने मुस्कुराते हुए रसोई संभाली और
बहुत ही टेस्टी मटर पुलाव बना लिया। बातें करते करते हमारा आपसी संकोच काफ़ी हद तक दूर हो चुका था। हम देर रात तक हंसी मजाक करते हुए एक ही सोफे पर बैठे टीवी देखते रहे। फिर ना जाने कब हमें नींद आ गई और जब सुबह में उठी तो विनय की बाहों में थी। विनय अभी भी सो रहा था। पता नहीं क्या सम्मोहन था उसके मासूम चेहरे में कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने झुककर उसके होंठ चूम लिए। नींद में ही विनय ने मुझे बाहों में कस लिया और फिर हम दोनों अब छोड़ ना छुटकी अब आगे बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। निधि ने शर्माते हुए कहा तो छुटकी ने ज़ोर से उसे गुदगुदी कर दी और दोनों बहनें खिलखिला उठी। दर्द में भी निधि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, मगर अचानक ही आंखों में फिर से डर की परछाई तैरने लगी। उसे याद आ गया 10 दिनों पहले का वह मंजर जब शालू की शादी तय करवाने वाला बिचौलिया पंडित रामशरण शास्त्री शादी में होने वाले लेन देन के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए पापा से मिलने घर आया था। निधि को देखकर बोला, यह आपकी बड़ी बिटिया है क्या? हाँ जी, यह हमारी बड़ी बेटी निधि है और अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। वो रेवड़ी वाले चौधरी जी है ना, उनके बेटे से ही शादी हुई है इसकी। माँ ने निधि की तरफ प्यार से देखते हुए शास्त्री जी से उसका परिचय करवाया। क्या बात करती हो भाभी जी, चौधरी जी और आपके पति दोनों एक ही गोत्र से संबंध रखते हैं। इस नाते तो यह शादी नाजायज़ हुई, या तो भाई बहन का आपस में शादी करने जैसा ही पाप हुआ है। शास्त्री जी ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मगर हमारे परिवारों का आपस में तो कोई संबंध नहीं है। निधि के पापा ने अपनी सफाई देते हुए कहा। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारे पुरखों ने शादियों में गोत्र टालने का प्रावधान यूं ही मजाक में किया था? नहीं साहब, हम चाहें कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन समाज की परिपाटी तो सभी को निभानी पड़ती है। शास्त्री जी अब अपना यह आने का मकसद भूल चुके थे और इस नई बहस में उलझ गए। पापा मम्मी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शास्त्री जी ने किसी की एक ना सुनी और आखिर में वे पापा से भुगतने को तैयार रहने की धमकी देते हुए चले गए। किसी अनजानी आशंका से निधि का मन कांप गया और जैसा कि उसे डर था शास्त्री जी तीसरे ही दिन वापस आए तो उनके तेवर कुछ अलग ही थे। पापा और शास्त्री जी बैठक में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जो कि बीच बीच में तेज भी हो रही थी। निधि के कान उधर ही लगे थे। उसने सुना वे कह रहे थे, पंचों की राय है कि निधि बिटिया की शादी को खारिज करार दिया जाए और वह पूरी पंचायत के सामने अपने पति को राखी बांधकर भाई बनाए। यह सुनते ही निधि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह सांस रोके आगे का वार्तालाप सुनने लगी। मगर यह कैसे संभव है? निधि की शादी को 5 साल हो चुके हैं। ऐसे में वह कैसे यह सब कर सकती है? पापा ने विरोध किया था तो फिर
आप शालू की सगाई को टूटा हुआ समझें। आपके होने वाले समधी इस हालात में आपके साथ रिश्ता रखने के इच्छुक नहीं है। और सिर्फ वही नहीं, अब तो शालू को कोई भी गैरतमंद आदमी अपने परिवार की बहू नहीं बनाएगा। यह भी पंचायत ने ही तय किया है। शास्त्री ने अपना दो टूक फैसला सुनाया। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? पापा ने हारे खिलाड़ी की तरह हथियार डालते हुए विनती की। हाँ, क्यों नहीं? रास्ता है ना, मगर निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, निधि के रहते शालू की शादी नहीं हो सकती, यह तो तय है। आपको 2 दिन बाद पंचायत ने तलब किया है। आप वहां आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। शास्त्री जी पापा को पंचायत का फरमान सुनाकर कहकर चले गए। उस दिन घर में मातम सा पसर गया था। खाना बना तो था, मगर किसी से भी एक निवाला तक नहीं निकला गया। सब चुपचाप थे, अपने अपने विचारों में गुम। हर दिमाग में मंथन चल रहा था। ना जाने कौन क्या सोच रहा था। 2 दिनों बाद निधि के पापा चौपाल में बुलाई गई विशेष पंचायत में पहुँचे और जब वापस आए तो निधि ने महसूस किया कि पापा और भाई दोनों का मूड उखड़ा हुआ था। माँ ने पूछा तो भी वे टाल गए। रात को अचानक निधि की नींद खुली तो उसने देखा कि शालू बिस्तर पर नहीं है, शायद बाथरूम में होगी। सोचकर निधि उसका इंतज़ार करने लगी, मगर जब वह काफ़ी देर तक नहीं आई तो निधि कमरे से बाहर निकल आई। पापा के बेडरूम की लाइट जलती देखकर वह उधर चल दी। भीतर से बहुत धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थीं। निधि के अलावा पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। सब किसी गहन मंत्रणा में लगे थे। निधि ने कानाफूसी सुनने की कोशिश की, मगर पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, इतना अंदाज़ा उसे हो गया था कि यह मीटिंग उसी को लेकर हो रही है। भाई राज ने कहा, समस्या की जड़ को ही ख़त्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह सुनते ही निधि कांप उठी। तभी पापा ने कहा, समाज में अपनी इज्जत के लिए मैं ऐसी कई औलादें कुर्बान कर सकता हूँ। क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? इस बार माँ की ममता ने विरोध किया, मगर सब ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। निधि समझ गई कि यह मीटिंग उसे रास्ते से हटाने के लिए हो रही है। वह चुपचाप वहाँ से हट गई और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अब उसने अपने आप को यहाँ से सुरक्षित निकालने के बारे में सोचना शुरू किया। विनय तो इतनी जल्दी यहाँ आ नहीं सकेगा। अपनी फ्रेंड राशि को मैसेज कर देती हूँ ताकि वह कल किसी बहाने से आकर मुझे घर से ले जाए। आगे तो मैं संभाल लूँगी। यह सोचते हुए निधि ने अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। मोबाइल अपनी जगह पर ना पाकर निधि समझ गई कि किसी सोची समझी साजिश के तहत उसका संपर्क बाहर की दुनिया से काट दिया गया है। यानी कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है जितना वह सोच रही है। तो फिर अभी अनजान बने रहने में ही भलाई है। मुझे मौके का इंतज़ार करना होगा, निधि ने सोचा और
चुपचाप लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी शालू भी आकर बगल में लेट गई। कहाँ चली गई थी? निधि ने उसे टटोला। कहीं नहीं, यूं ही नींद नहीं आ रही थी तो छत पर टहल रही थी। शालू साफ झूठ बोल गई। आ चल, मैं सुला दूं। कह हर निधि ने उसका सिर सहलाने की कोशिश की, मगर शालू ने रहने दो कहकर उसका हाथ परे कर दिया। निधि सारे घटनाक्रम से अनजान बने रहने का नाटक करती हुई घर की सारी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखे हुए थी। उसने अपने मोबाइल के बारे में भी सबसे पूछताछ की, मगर किसी ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, खो गया होगा, नया ले आएंगे। निधि ने भी बात को हवा में उड़ाने की कोशिश की। आज निधि को वह मौका मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। माँ तो पापा को लेकर अपने मायके गई हुई थी शादी का निमंत्रण देने, और राज गया था शादी के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम करने। पापा के दोस्त के यहाँ सभी लोग कल दोपहर तक ही आने वाले थे। घर में वह और शालू ही थे। निधि ने अपने सारे रुपए और गहने पर्स के हवाले किए और पर्स को सिरहाने छिपाकर रख लिया। उसने अपने स्पोर्ट्स शूज भी सुरक्षित रख लिए। रात को शालू ने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी अपनी तकिए के नीचे रख ली। मौका पाकर निधि ने सोई हुई शालू के बालों को सहलाने के बहाने धीरे से वह चाबी निकाल ली, और जब शालू गहरी नींद में थी तो चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। घर से बाहर निकलने से पहले उसने शालू के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और उसका मोबाइल बरामदे में लाकर रख दिया, ताकि ना तो निधि खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर आ सके और ना ही किसी से संपर्क साध सके। इतना समय काफ़ी था निधि के पास अपने आप को बचाने के लिए। इस तरह निधि खुद को एक बार तो मौत के मुंह से निकाल कर ले आई, मगर जब तक वह वापस मुंबई नहीं पहुंच जाती तब तक सुरक्षित नहीं थी। रात लगभग बीत चुकी थी, मगर निधि ने अब तक अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे तलाश करता हुआ यहाँ तक ना आ पहुँचे। अब तक तो सभी घर वालों को मेरे भागने के बारे में यकीन हो ही गया होगा। मुझे 1-2 दिन और यहीं पुलिस की सुरक्षा में रहना चाहिए। सोचते सोचते निधि ने एक बार फिर सोने की कोशिश की और इस बार उसे नींद आ ही गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज सिर पर चढ़ाया था। डॉक्टर साहब के राउंड पर आ गई थी। निधि को देखकर मुस्कुराई और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। तभी इंस्पेक्टर सरोज भी आ गई और उन्होंने निधि का हाथ अपने हाथ में लेकर एक बार फिर से सहानुभूति से पूछताछ शुरू की। निधि ने भी अब सहयोग करने की सोच ली थी। उसने पूरी बात इंस्पेक्टर को बताकर अनुरोध किया और कहा,
मुझे अपने घर वालों से जान का खतरा है। मेरे पति 1 सप्ताह बाद इंडिया आएंगे, तब तक मुझे सुरक्षा उपलब्ध करवाएं, मगर मैं किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवाना चाहती। इंस्पेक्टर सरोज मानवता के नाते उसे अपने साथ अपने घर ले गई। निधि ने फ़ोन पर विनय से संपर्क साधा और उसे पूरी घटना की जानकारी दी। सप्ताह भर बाद विनय आकर निधि को साथ ले गया। निधि, तुम इस मुश्किल वक्त में मेरे मम्मी पापा के पास भी तो जा सकती थी। विनय ने प्यार से कहा, जा तो सकती थी, और सबसे पहले यही ख्याल ही मेरे मन में आया था, मगर मुझे समय पर भरोसा नहीं था। कितनी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागी थी। मुझे डर था कि कहीं कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसी बात ना हो जाए, कहीं वहाँ भी ऐसे ही हालात पैदा ना हो जाए। अगर मेरी आशंका सही निकलती तो फिर मैं आज यहाँ तुम्हारे पास ना होती। निधि अब तक भी डर के साए में ही थी। विनय को भी उसकी बात में दम लगा, इसलिए उसने भी अपने मन का वहम निकाल लेना ही उचित समझा। विनय ने अपने पापा को फ़ोन करके पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया और निधि के खिलाफ रची गई ऑनर किलिंग की साजिश के बारे में भी उन्हें बताया। सुनते ही पापा भड़क उठे, बोले, हद हो गई। किस आदम युग में जी रहे हैं लोग? आज भी क्या हो रहा है यह सब? क्या न्याय पुलिस कुछ भी नहीं बचा? लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं निधि के पापा से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और जैसा कि चौधरी जी ने कहा था, वे एक दिन विनय की माँ को लेकर निधि के पापा से मिलने उनके घर गए। उनका परिचय जानने के बाद निधि के पापा सकपका गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उनका सामना कैसे करें। दरअसल वे लोग अब भी इसी मुगालते में थे कि निधि घर से भागकर कहीं चली गई है और उसकी ससुराल वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि निधि सही सलामत अपने पति के पास पहुंच गई है, तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। चौधरी जी के कुछ कहने से पहले ही निधि के पापा ने अपने किए पर शर्मिंदा होकर उनसे माफ़ी मांग ली और अपनी दकियानुसी सोच को त्याग कर निधि और विनय को आदर के साथ घर लाने की बात कही। मगर ऐसा करने से अगर शालू का रिश्ता टूट गया तो चौधरी जी ने एक बार फिर उनका मन टटोलने की कोशिश की। टूटता है तो टूट जाए, मगर मैं अब एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ सकता। यह बात मेरी मोटी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से आ गई है। निधि के पापा ने कहा तो चौधरी जी ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। निधि की माँ अपने आंसू पोंछते हुए मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने भीतर चली गई। लेकिन उस दिन के बाद निधि ने कभी उस घर में पैर ना रखने का फैसला कर लिया था। जो माता पिता उसे मार डालने को तैयार हो, उनके
किसी वादे का वह भरोसा नहीं कर सकती। ना जाने कब कौन पांडा या शास्त्री टपक पड़े, ना जाने कब कौन सा खाप सरपंच आधम के। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।